बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुनाइट और मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बानी पीटीआई इमरान खान से मुतालिक इस वक्त के सबसे अहम और हसास मामले पर, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म सामने आया, तो दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से इस फैसले के खिलाफ दायर की गई नज़रसानी दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के बायस वापस कर दी गई। अब सवाल यह है कि हुकूमत इस दरख्वास्त के एतराज़ात दूर करके दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी या अदालती हुक्म पर फौरी अमल दरामद करते हुए इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत के अंदर से भी मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने निजी अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर एक कैदी को भी निजी अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा तो कल दूसरे कैदी भी यही मुतालबा करेंगे। जबकि वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होगा और अगर कवानीन के तहत ज़रूरी हुआ तो इमरान खान को शिफा या हत्ता के बैरून मुल्क भी इलाज के लिए भेजा जा सकता है। इस पूरे मामले में एक अहम सियासी पहलू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान भी है, जिन्होंने कहा कि बीमार कैदी को इलाज की सहूलत देना उसका बुनियादी हक है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से पहले हुकूमत को खुद हल करना चाहिए था। इसी दौरान बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन रहनुमाओं महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास से मुलाकातें भी की हैं। पार्लिमानी राब्तों और इंतखाबी इस्लाहात पर बात हुई, जबकि पीटीआई रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि इमरान खान से मुशावरत के बाद किसी सियासी अमल में आगे बढ़ेंगे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक बार फिर अपोजिशन को बामकसद मुज़ाकरात की दावत दे दी है। सवाल ये है कि क्या इमरान खान की सेहत और अस्पताल मुंतकली का मामला हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी कशीदगी कम करने का रास्ता बन सकता है? क्या वाकई मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है या ये सिर्फ सियासी बयानात तक महदूद है? तो आज हम इन्हीं तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे, देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कानूनी हैसियत क्या है, हुकूमत की नज़रसानी दरख्वास्त पर एतराज़ क्यों लगा और पीटीआई के असल में क्या फ़र्क है, और क्या मौजूदा सूरत हाल वाकई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किसी नए सियासी मुकालमे की बुनियाद बन सकती है। इन तमाम अहम सवालात और ताज़ा तरीन पेशरफ पर तफसीलन बात करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। सर, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए 2 दिन के अंदर अंदर, लेकिन अभी तक खैर मुंतकिल तो नहीं किया गया, लेकिन उस फैसले के बाद डिफरेंट रद्द-ए-अमल सामने आए। कुछ वुज़रा ये कहते रहे कि ये बड़ा अच्छा फैसला है, हम खैर मकदम करते हैं और हुकूमत इस पर अमल दरामद भी करेगी। आपने भी कहा कि इस पर मिनोवन अमल होगा, लेकिन उसके कुछ ही टाइम बाद हमने देखा कि डिफरेंस आने लग गया आप लोगों की स्टेटमेंट में। और फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब आए, वज़ीर कानून, और उन्होंने कहा कि ये कानून के खिलाफ है ये फैसला, हम इस पर जो है रिव्यू पिटिशन दायर करेंगे, हम नज़रसानी की अपील में जाएंगे और फिर ये फैसला हुकूमत करेगी। तो सर, ये जो बयानात में इतनी ज़्यादा तब्दीली आई एकदम से इस फैसले के बाद, क्योंकि शुरू में ही कहा जा रहा था बड़ा खुशाइन फैसला है, खैर मकदम किया जाएगा, लेकिन अब ना खैर मकदम किया जा रहा है, ना ही मिनोवन अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, उन्हें बिल्कुल शिफ्ट भी किया जाएगा और उनका मुआयना भी होगा, इलाज भी होगा। क्लैरिटी गवर्नमेंट जो चाह रही है वो बाकी जो 8,000 कैदी जेल में मौजूद हैं उनके हवाले से चाह रही है कि अगर उनमें से कोई ये तैयार हो जाए कि मुझे भी प्राइवेट अस्पताल भेजा जाए अपने खर्चे पे, तो उसके लिए हमारा तरीक़ाकार क्या होगा। ये एक जेल में नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में ये सिलसिला शुरू हो जाएगा कि सज़ा याफ्ता कैदी खर्चा अपना, प्राइवेट अस्पताल। तो गवर्नमेंट ने ज़ाहिर है वो हालात फेस करने होते हैं, इसके लिए ये एक क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ली जा रही है। बाकी उनके इलाज के रास्ते में कोई रुकावट ना डाली जाएगी, ना इससे पहले डाली गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप तक क्या इन्फॉर्मेशन है कि कब तक इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाया जाएगा? क्योंकि रात में भी कुछ खबरें ये आ रही थी कि उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, फिर कुछ सहाफ़ी भी वहाँ पहुँच गए, बहुत सारे लोग भी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद दिखाई दिए, और अब ये कहा जा रहा है कि आज रात 12 बजे तक की डेडलाइन है हुकूमत के खिलाफ, और अगर आप लोग इमरान खान साहब को मुंतकिल नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट तक बात जा सकती है, उसके ज़ुमरे में बात चली जाएगी, और फिर पीटीआई भी ये कह रही है कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त है वो दायर करेंगे आप लोगों के खिलाफ। तो आप तक क्या इत्तलात हैं, इमरान खान साहब को क्या आज रात 12 बजे से पहले मुंतकिल कर दिया जाएगा, या अगर नहीं किया जाता तो फिर कब तक का प्लान है, या मुंतकिल करेंगे भी या नहीं करेंगे? हुकूमत का क्या फैसला है इस हवाले से? देखिए, इस सिलसिले में जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं और जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से ज़िम्मेदार अफसरान हैं वो अपनी ड्यूटियों और अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो कोई भी ऐसा ऑर्डर पास ऑन नहीं कर रही कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन की जाए या उस फैसले के ऊपर अमल दरामद को रोका जाए। डॉक्टर साहब,
जब ये फैसला सामने आया सुप्रीम कोर्ट का मुंतकिल करने का, पीटीआई बड़ी खुश हुई इस फैसले पर, बड़ा जश्न मनाया गया, लेकिन उसके बाद रद्दअमल सामने आया डिफरेंट वज़रा की जानिब से। उसमें आपके बड़े अहम रहनुमा हैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब। उन्होंने ये तासुर दिया कि शायद कोई साजिश हो रही है, कोई डील का तासुर सबसे पहले उनकी जानिब से आया। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि ये फैसला जो आया है, इमरान खान साहब ने जहाँ जाना था वो चला गया है, और मुझे लगता है कि नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश हो रही है। तो सर, ये साजिश से मुराद क्या थी? इसका डील का तासुर क्यों दिया गया? या आपको भी लगता है कि कोई डील के तहत मामलात हल हुए हैं? देखिए, ये उनकी अपनी एक ज़ाती राय है नासिर भट्ट साहब की, लेकिन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं है, ना हो रही है। ये एक रूटीन की कार्रवाई है। इमरान खान साहब इससे पहले भी पिछले 6 माह में 36 दफ़ा डॉक्टर्स की टीम, पिम्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर भी उनमें शामिल थे, उनका मुआयना कर चुकी है जेल में। 6 दफ़ा उन्हें जेल से बाहर ला के सरकारी अस्पताल में उनका मुआयना कराया गया जब जब ज़रूरत पड़ी, और उसके लिए गवर्नमेंट ने इंतज़ार नहीं किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई लीडर या उनकी फैमिली का कोई बंदा कोई अपील करे या दरख्वास्त दे। जैसे ही उन्हें इलाज मुआवजे की ज़रूरत पड़ी है, हंगामी बुनियादों के ऊपर उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया गया है। तो ये अगर सिचुएशन पिछले 6 माह में चल रही है, तो इमरान खान साहब को अगर अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उन्हें इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल शिफ्ट किया जाए, तो मुझे ये भी समझ नहीं आती कि इस पर इतना ज़्यादा एक तूफ़ान खड़ा करने की क्या ज़रूरत है। यानी से पहले अस्पताल वो आते रहे हैं, अब बात सिर्फ पिम्स की नहीं, शिफा अस्पताल की हुई है, फ़र्क तो इतना ही है। तो इससे साजिश का आंसर निकाल लेना, कम अज़ कम मेरी समझ में ये बात नहीं आती। कोई साजिश नहीं है, रूटीन की कार्रवाई है। अच्छा, डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि कोई डील भी नहीं हुई और आप कह रहे हैं कोई साजिश भी नहीं है, ये एक रूटीन की कार्रवाई थी, मतलब आपकी बात से मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि ये मेरिट पर फैसला किया गया है। लेकिन फिर भी आप लोगों के जो वज़रा उनकी जानिब से तासुर दिया गया, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि पीटीआई जो है वो एनआरओ के लिए जो है पर तोल रही है, उतावले हो रहे हैं। और फिर सीएम केपी सुहेल आफरीदी साहब भी बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की अगली मंजिल में भी बनी गाला हो सकती है, लेकिन वो किसी डील की नतीजे में नहीं होगी, वो मेरिट की बुनियाद पर होगी, और अदालतों से जब उनको इंसाफ मिलेगा तो वो बनी गाला भी शिफ्ट हो सकते हैं। मुझे याद पड़ता है सर कि कुछ माह कबल आपने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है और हुकूमत से दरख्वास्त करती है कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करना है, तो वो आए, हम उन्हें करने को तैयार हैं। तो वो ऑफर अब भी वैलिड है? इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है? जी, मैंने ये बात की थी कि अगर वो तहरीरी तौर पे गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि इमरान खान की सेहत जो है वो सही नहीं है और इन्हें बनी गाला घर शिफ्ट करके उसे सब जेल का दर्जा करार दिया जाए, तो ये ऑप्शन कानून में मौजूद है। लेकिन अगेन उसका फ़ैसला जो है वो सबसे पहले गवर्नमेंट की टीम ने करना होता है। डॉक्टर्स का एक कमीशन इस बात का फ़ैसला करता है कि जेल के अंदर इनकी सेहत जो है उसे कोई ज़्यादा यानी कोई बीमारी शिद्दत इख्तियार कर सकती है। तो ये फ़ैसला जब डॉक्टर्स की मेडिकल बोर्ड करता है, तो उसके बाद गवर्नमेंट फ़ैसला करती है क्या उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है या नहीं। इमरान खान से हमारी कोई ज़ाती मुखालफत नहीं है। अगर डॉक्टर्स की टीम ये मशवरा दे कि इमरान खान को शिफ्ट किया जाए जेल से, और वो तहरीरी तौर पे अप्लाई करें गवर्नमेंट से, तो इसके ऊपर गौर किया जा सकता है, अमल भी किया जा सकता है। सर, एक लम्हे से हम देख रहे हैं कि बहुत अरसा हो गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बहुत मुतअद्दिद बार मीडिया टॉक्स कर चुकी है। ट्विटर पर भी हम देखते हैं कि एक इंगेजमेंट इस बारे में आती है कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है और उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है, आप लोगों ने कोई मेडिकल सहूलियात इतनी अच्छी नहीं दी है। उनकी बहन भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का, हेल्थ कंसर्न्स का जो है वो जिक्र कर चुकी हैं। लेकिन अब जब ये फैसला आया तो उससे ऐसा लगा कि जो सियासी टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन हुआ है, नीचे आया है। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि बड़ी खुशाइंद बात है कि जो काफ़ी अरसे से हम क्योस देख रहे हैं मुल्क में, एक जो सियासी दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा गर्म देख रहे थे, उसमें काफ़ी नरमी आई है, काफ़ी कूल डाउन हुआ ये मैटर। तो सर, बेहतर नहीं था कि जब ये इतना मामला हल हो गए थे कि सियासी टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा था, उसमें आप इमरान खान साहब को ले आते, एक बार उनका हॉस्पिटल में मुआयना हो जाता, उसके बाद तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स ने ये फैसला करना था कि वो कितने टाइम तक हॉस्पिटल में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या उनको वापस अडियाला लेके जाना, ये तो प्योरली फिर डॉक्टर्स का फैसला होता। लेकिन आप लोगों के लिए बेहतर नहीं था कि गुड जेस्टर हुकूमत शो करा देती, उनको ले आती और उनकी फैमिली की भी तसल्ली हो जाती, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तसल्ली हो जाती, और ये जो मीडिया की इतनी हाइप है ये भी ना क्रिएट होती। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से ये कहती है कि ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये तो हुकूमत को बहुत पहले खुद कर लेना चाहिए था, इन्होंने ये क्रेडिट खुद नहीं लिया, ये क्रेडिट आप लोग खुद भी ले सकते थे। देखिए, उन्हें बिल्कुल शिफ्ट भी किया जाएगा और उनका मुआयना भी होगा, इलाज भी होगा। क्लैरिटी गवर्नमेंट जो चाह रही है, वो बाकी जो 8,000 कैदी जेल में मौजूद हैं
ان کے حوالے سے چاہ رہی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی یہ تیار ہو جائے کہ مجھے بھی پرائیویٹ اسپتال بھیجا جائے اپنے خرچے پہ، تو اس کے لیے ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا. یہ ایک جیل میں نہیں، یہ پورے پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ سزا یافتہ قیدی خرچہ اپنا پرائیویٹ اسپتال. تو گورنمنٹ نے ظاہر ہے وہ حالات فیس کرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ ایک کلیریفیکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان سے لی جا رہی ہے. باقی ان کے علاج کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے گی، نہ اس سے پہلے ڈالی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس پر مزید بھی گفتگو کرتے ہیں، بریک کا کاجر، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا سر، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئی نظیر اس طرح کی نہیں ملتی ہے کہ ماضی میں کسی بھی شخصیت کا جو ہے وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کرایا گیا ہو، کیونکہ آپ کا موقف یہ سامنے آ رہا ہے کہ پھر باقی قیدی بھی جو ہیں وہ اس طرح کی ڈیمانڈز کریں گے. اعظم نصیر تھرر صاحب نے بھی اور طلال چودھری صاحب نے بھی یہی پوائنٹ اٹھایا کہ پھر باقی جو قیدی ہیں ان کی طرف سے بھی ڈیمانڈ آ جائیں گی، لائنیں لگ جائیں گی. لیکن سر پھر اس طرح کی نظیر تو ماضی میں نہیں ملتی کہ کوئی شخصیت یا ایکس پی ایم جو ہے وہ باہر کے ملک علاج کرانے چلے جائیں، اڈیالہ سے اٹھ کر یا جیل سے اٹھ کر جو ہے وہ باہر علاج کرانے چلے جائیں 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر، اور وہ 4 ہفتے کے لیے جائیں اور پھر ان کو 4 سال واپس لگ جائیں. تو یہ نظیر بھی تو نہیں ملتی نا کہ میاں صاحب کو جب باہر کے ملک علاج کے لیے بھیجا گیا تھا، میاں نواز شریف صاحب کو 5 سے 6 مرتبہ جیل سے اسپتال شفٹ کیا گیا، لیکن ہر مرتبہ وہ اسپتال جو ہے وہ سرکاری اسپتال ہوتا تھا. کبھی جناح ہاسپٹل، کبھی سروسز ہاسپٹل، کبھی جو ہمارا کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے لاہور میں. اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو جب پاکستان سے باہر علاج کے لیے بھیجا گیا تو وہ گورنمنٹ کا فیصلہ تھا. جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لا آف دا لینڈ یہی ہے کہ حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس قیدی کے علاج کا اس وقت پاکستان میں سہولت میسر نہیں ہے. تو اگر وہ مرحلہ آتا ہے تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ عمران خان سے کوئی ذاتی نہ مخالفت رکھتی ہے نہ مخاصمت رکھتی ہے، وہ ان تمام حالات کو دیکھ کے فیصلہ کرے گی. اچھا ڈاکٹر طارق فضل صاحب، مجھے یہ بتائیں سر کہ رانا ثناءاللہ صاحب یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال کا اعلان کیا کہ ہم تحریک چلائیں گے 27 ستمبر کی، تو ان سے یہ سوال ہوا کیا پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلیں گے، کوئی تحریک چلے گی، تو کیا آپ پر کوئی پریشر ہے؟ تو انہوں نے اس چیز کا جواب یہ دیا کہ پی ٹی آئی والوں کو حق ہی نہیں ہے احتجاج کا، کیونکہ ان پر 9 مئی ان کو اجازت ہی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ان کو اوپر 9 مئی کی ایک چیز ہے، ایک کیس ہے. تو سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت سے اس کا آئینی حق چھینا جا سکتا ہے اس طرح کی ایک ہارڈ لائن سٹیٹمنٹ دے کر کہ ان پر 9 مئی ہے تو وہ کوئی احتجاج نہیں کر سکتے؟ آپ کو نہیں لگتا یہ کوئی تلخ بات رانا ثناءاللہ صاحب نے کر دی ہے؟ دیکھیے، تحریک انصاف کے جو احتجاج ہیں اس کے حوالے سے ہمارے جو تجربات ہیں ماضی میں وہ بڑے تلخ رہے ہیں، اور ماضی کی وہ یادیں بلائی نہیں جا سکتی. اسلام آباد کے اوپر جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آئینی حق کو استعمال کرتے ہوئے مارچز کیے ہیں اس میں کوئی بھی پرامن نہیں تھا. اس میں قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے، اس میں سارے راستے اسلام آباد کے بند ہوئے ہیں، اسلام آباد چوک ہوا ہے، مریض اسپتالوں کو نہیں جا سکے، بچے اسکول کالج نہیں جا سکے، سرکاری افسران اپنے دفاتر نہیں جا سکے، دکاندار اپنے دکانوں پہ نہیں جا سکے، مزدور اپنی مزدوری پہ نہیں جا سکے. یہ کون سا احتجاج ہے؟ یہ جتنے میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ پرابلمز یہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ دوسروں کے آئینی حقوق کو انہوں نے معطل کیا. ہمارا آئینی حق اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں. لیکن تشدد اور احتجاج یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف تشدد کی سیاست کے اوپر یقین رکھتی ہے، اور اسلام آباد میں تمام مارچز جو ہیں ہمیشہ وہ ان کے انتشار سے بھرے ہوئے مارچز رہے ہیں. لہٰذا اب ان کی یہ بات کہنا کہ جی ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں، اس میں کوئی بھی یقین نہیں کرتا. سر وزیر اعظم نے آج ایک بار پھر جو ہے مذاکرات کی پیشکش بھی کی ہے اپوزیشن اتحاد کو، اور اس سے قبل بھی مذاکرات کی بہت دفعہ بات ہو چکی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جس حکومت نے 8-9 مہینے سے عمران خان صاحب سے ایک ملاقات نہیں کرا سکے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پوچھ کر بتائیں گے، تو یہ حکومت تو بے اختیار ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تو اب ہم اگر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں گے تو جس کے پاس اختیار ہی نہ ہو تو ہم اس کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر کیا کریں گے؟ تو سر حکومت اب کوئی سنجیدگی دکھائے گی؟ کیا کوئی سنجیدگی پاکستان تحریک انصاف کو دکھائی جائے گی؟ اب معاملات کوئی سیریس طریقے سے ڈیل کیے جائیں گے؟ دیکھیے، سنجیدگی آج بھی پرائم منسٹر نے بات کی ہے، کیبنٹ میں انہوں نے بات کی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور بیٹھ کے بات ہونی چاہیے. میں نے پھر یہ بات آپ سے
میں پھر یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ عمران خان کو شفٹ کرنے کے حوالے سے گورنمنٹ کے کوئی تحفظات نہیں ہیں، لیکن عمران خان کے ساتھ اور جو 8,000 قیدی ہیں ان کے لیے کلیئرٹی لینے کے لیے یہ ایک آدھ دن جو ہے اس کا ویٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہے، علاج کی سہولیات انہیں پہلے بھی میسر تھیں اور اب بھی میسر ہوں گی۔ اچھا سر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ باتیں یہ سامنے آئی کہ جب محسن نقوی صاحب نے یہ بیان دیا کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے، آپ مانے نہ مانے، اس کے بعد بہت ساری لوگوں نے کہا کہ اب تو نون لیگ کو یہ ڈیمانڈ کر لینی چاہیے کہ محسن نقوی استعفیٰ دیں۔ اس پر کچھ صحافیوں نے رپورٹ کیا کہ جو بڑے میاں صاحب ہیں نواز شریف صاحب، وہ کافی خفا نظر آئے، انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا محسن نقوی صاحب کی اسٹیٹمنٹ پر اور استعفے کا بھی مطالبہ کیا کہ ان سے استعفیٰ لینا چاہیے، اور پھر آپ لوگوں نے ان کو منایا، پوری مسلم لیگ نون نے ان کو اس چیز پر راضی کیا کہ نہیں، معاملات ایسے جو ہے مزید بگڑ سکتے ہیں تو اس چیز تک نہیں جانا چاہیے، تو پھر ان کو منایا گیا۔ سر، اس طرح کی کیا کوئی سوچ پائی جا رہی تھی کہ محسن نقوی صاحب سے استعفیٰ لیا جائے؟ دیکھیے، اس طرح کی کوئی خبر میرے پاس تو نہیں آئی، اور نہ ہی میاں نواز شریف صاحب نے کسی طرح کے کوئی غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ وہ پارٹی کے قائد ہیں، اگر وہ بات کرتے تو ظاہر ہے وہ بات منظر عام پہ آتی، لیکن ان کے بیان کے بعد، محسن نقوی کے بیان کے بعد، ان کی امیڈیٹلی آفٹر دیٹ ملاقات جو ہے پرائم منسٹر صاحب سے ہوئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیان کو میڈیا نے جو رنگ دیا ہے وہ مناسب نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری کیبنٹ کے ممبر ہیں، وہ ہماری جو وزراء کی ٹیم ہے وہ اس کا حصہ ہیں، اور اگر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ سسٹم میں بہتری آنی چاہیے تو یہ سارے وزیر یہی بات کرتے ہیں۔ میں اپنی وزارت کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے مزید بہتر کام کرنا چاہیے، ہر وزیر کو بہتر کام کرنا چاہیے، تو ایک الگ کر کے محسن نقوی کو جو ایک منظر کشی میڈیا نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات نہیں تھی۔ اچھا ڈاکٹر طارق فضل صاحب، بلاول بھٹو صاحب بڑے سرگرم نظر آئے، ڈیفرنٹ کیمپینز میں بھی ہم نے دیکھا، جی بی میں بھی وہ آپ لوگوں کے خلاف بڑا بیانیہ اپناتے رہے ہیں، فارم 47 کہتے رہے ہیں، پھر آزاد کشمیر میں تو انہوں نے حد ہی کر دی کہ پورا کا پورا جو آپ لوگوں کا بیانیہ تھا اور پوری کی پوری جو ساکھ تھی اس کو کافی زیادہ متاثر بھی کیا ہے۔ اب ان سے یہ سوال ہوا ہے کہ کیا یہ سیم پیج برقرار ہے، ابھی معاملات حل ہیں، کیونکہ اس فیصلے کے بعد بہت زیادہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے، آپ لوگوں کی حکومت کے گھر جانے کے دن آگے ہیں۔ تو سر، اس حوالے سے بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیم پیج پر میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا اور دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ہے، تو یہ دال میں جو کچھ کالا ہے یہ سر کس طرف اشارہ ہے، یہ سمجھا دیجیے گا۔ بلاول صاحب نے جو بیان دیا ہے دال میں کچھ کالا ہے، ہمارے وہ اتحادی ہیں، میں اس پہ کوئی اپنی رائے تو نہیں دوں گا، لیکن احترام ہے ان کا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ سیم پیج بالکل برقرار ہے، اور وہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے اس وقت مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ قائم رہے گا۔ گورنمنٹ اپنی مدت انشاءاللہ پوری کرے گی، اور جو لوگ اس ملک میں فتنہ، فساد اور تفریق اور نفرت کی سیاست کی ہے اور اسے فروغ دے رہے ہیں، انہیں ناکامی ہوگی۔ طارق فضل صاحب، مجھے یہ بتائیں سر کہ جو صوبوں کا معاملہ چھڑا اور جس پر پیپلز پارٹی بھی کافی ریزسٹ کرتی ہوئی نظر آئی کہ ہم سندھ کو تقسیم نہیں کریں گے، اور ہمارے مینیفیسٹو میں یہ بات ہے ہم کسی صورت جو ہے سندھ کی تقسیم نہیں کریں گے، بڑی ریزسٹنس پیپلز پارٹی دکھاتی ہے اس معاملے میں، تو سر صوبوں کے معاملے پہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے ان سائڈ یا آن دا ٹیبل، کوئی یہ بات آئی ہے آپ لوگوں کی کیبنٹ میں ڈسکس ہوئی ہو، اس پر کوئی ورکنگ جاری ہے اس وقت آپ کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی مشترکہ طور پر آپ لوگوں نے بات کی ہے اس پر، فائنلی کوئی ایکشن ہونے جا رہا ہے، کوئی امپلیمنٹیشن ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ صوبوں والے معاملے پہ ابھی کوئی آفیشیل ڈیبیٹ گورنمنٹ سیکٹرز میں جنریٹ نہیں ہوئی، یہ ڈیبیٹ ابھی سوشل میڈیا اور میڈیا پہ ہے، آپ لوگ اس بحث کو جنریٹ کیے ہوئے ہیں اور اس پہ ہم جو مناسب رائے ہے وہ دے رہے ہیں، لیکن آفیشیلی جب یہ بات ہمارے پاس آئے گی ٹیبل پہ، پھر اس کے اوپر ایک فیصلہ کیا جائے گا۔ اچھا سر، مجھے یہ بتا دیں کہ وہ بلاول بھٹو صاحب جو بیانیہ اپنا رہے تھے کہ حکومت کی الٹی گنتی کے دن شروع ہو جائیں گے اگر انہوں نے ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کی جو وہ الٹی گنتی تھی وہ اب سیدھی ہو گئی ہے؟ بلاول بھٹو صاحب الٹی گنتی کریں، سیدھی گنتی کریں، ہم نے کام کرنا ہے، ہم وہ کر رہے ہیں اور ہم وہ جاری رکھیں گے۔ ڈاکٹر طارق فضل صاحب، آپ کیونکہ لنک بھی ہیں اس چیز سے، آزاد کشمیر کی صورتحال میں آپ ایک اہم وزراء کے طور پر سامنے آتے ہیں اور آپ پہلے بھی معاملات ڈیل کرتے رہے ہیں، سر مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں اب فائنلی مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت سازی کرنے جا رہی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ اب جب ہم حکومت بنائیں گے تو جو 12 سیٹوں کا معاملہ ہے اس پر بھی نظر ثانی کی جائے گی، کیونکہ کشمیر کے لوگ جو ہیں اس میں سے 90% لوگ محب وطن ہیں، تو ہم ان کی ڈیمانڈز کو دیکھیں گے، ان پر نظر ثانی ہوگی، زیر غور لایا جائے گا، تو سر اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کیونکہ وہاں پر ایک عجیب سی سچویشن ہے، احتجاج بھی ہو رہا ہے، ایک کیوس ہے، ایک بدامنی پھیلی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے اس
اس کو سالو کرنے کے لیے کوئی کمیٹی بنائی ہے آپ نے ان کے معاملات کو سننے کے لیے, ان کے مسائل کو سننے کے لیے؟ دیکھیے اب جب حکومت کا قیام انشاءاللہ اگلے ہفتے وہاں پہ ہو جائے گا, 24 اگست کو قانون ساز اسمبلی آزاد جموں و کشمیر کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے, تو اس کے بعد اس پہ کام شروع ہوگا کہ ان سیٹوں کے حوالے سے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ, وہاں کی سیاسی جماعتیں, وہاں کے جو آپ یہ کہیں کہ میسز ہیں, پبلک ایٹ لارج ہے, جو فیصلہ وہ کریں گے ہمیں وہ فیصلہ قبول ہوگا. اور ابھی میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے دیرپا امن کے لیے اور جو اس وقت تناؤ کی کیفیت ہے اس کے خاتمے کے لیے ایک مستحکم حکومت کا قیام یہ بڑا ضروری ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی وہاں پہ جتنے بھی اس وقت مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں خوش اسلوبی سے انشاءاللہ تعالی طے کر لیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس پر مزید بھی گفتگو کرتے ہیں. بریک کا کاجر, ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں مجھے جوائن کیا ہے وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان صاحب نے. بہت شکریہ شفیع جان صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا سامنے جس میں عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا گیا, شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کا کہا گیا, لیکن ابھی تک حکومت نے عمران خان صاحب کو منتقل نہیں کیا اور رات 12 تک کی ٹائم لائن بتائی جا رہی ہے کہ ڈیڈ لائن ہے کہ اگر حکومت نہیں منتقل کرتی تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی طرف بھی بات جا سکتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے شفیع کہ رات 12 سے پہلے عمران خان صاحب کو منتقل کر دیا جائے گا؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیں جہاں تک عمران خان صاحب کی منتقلی کا سوال ہے تو سپریم کورٹ نے ہی یہ آرڈر دیا تھا کہ ان کو شفٹ کیا جائے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل, ان کی خاندان کی موجودگی میں اور ان کی ذاتی معالجین کی موجودگی میں, لیکن ابھی تک جو ہے ان کو شفٹ نہیں کیا گیا. رات 12 بجے تک ٹائم ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا. حکومت جو ہے وہ نظر ثانی کی اپیل میں گئی تھی تو انہوں نے نظر ثانی کی درخواست واپس لے لی کیونکہ کورٹ نے اس پہ اعتراضات لگائے تھے. اب حکومت کو بھی چاہیے کہ اس آرڈر پہ جو ہے وہ عمل درآمد کریں. اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو ہم بالکل کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ جائیں گے. اس کی تیاری ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے. دیکھیں بات بڑی واضح ہے, اگر حکومت ان کو سپریم کورٹ کے آرڈر سے پہلے منتقل کرتے تو ان کے پاس ایک ہائر مورل گراؤنڈ ہوتا, لیکن اس کے باوجود جب سپریم کورٹ کا حکم آیا ابھی بھی تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. رات 12 بجے تک ٹائم ہے, ہم اس کا ویٹ کریں گے. ہمارا کنٹیمپٹ آف کورٹ بالکل تیار ہے, ہماری مشاورت بھی اس پہ کمپلیٹ ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہم بڑے مشکل سے یہاں تک پہنچے ہیں. دیکھیں جو میڈیکل بورڈ بنایا گیا تھا اور میڈیکل بورڈ نے جو رپورٹ پیش کی اس رپورٹ کی ہی روشنی میں سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن لیا. جو بورڈ تھا وہ حکومت کا ہی بورڈ تھا, اس میں ہمارے کوئی بھی نمائندے شامل نہیں تھے. جب ایک ڈیسیجن آ گیا ہے اب اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا, یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. اچھا شفیع, اس میں فیصلے میں تو یہ کہا گیا تھا نا کہ 2 دن میں شفٹ کرنے کا بتایا گیا تھا, لیکن عمران خان صاحب کو اگر شفٹ کیا جاتا ہے تو وہ کتنی دیر رہیں گے یہ اس میں واضح نہیں ہے. وہ تو میڈیکل بورڈ یا ڈاکٹرز ہی ڈیسائیڈ کریں گے. اگر معائنہ کر کے واپس عمران خان صاحب کو شفٹ کر دیا جاتا ہے دین پھر آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو ریٹن ڈیسیجن ہے اس میں بڑا واضح لکھا گیا ہے کہ سبجیکٹ ٹو ہیلتھ, کہ جب تک وہ مکمل طور پہ صحت یاب نہیں ہوتے وہ اسی ہاسپٹل میں ہی زیر علاج رہیں گے. اب جب یہ ان کا چیک اپ ہوگا, ہمارا ذاتی جو معالجین ہیں عمران خان صاحب کے وہ بھی ان کے ہمراہ ہوں گے اور تمام تر چیزیں بڑی واضح ہو جائیں گی. جب تک ان کو علاج کی ضرورت ہوگی, جب تک وہ مکمل صحت یاب نہیں ہوتے وہ ہاسپٹل میں ہی زیر علاج رہیں گے. لیکن یہ ڈیسائیڈ تو ڈاکٹرز کریں گے نا. اگر ڈاکٹرز 2-3 دن بعد کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈیفینیٹلی ڈاکٹرز ڈیسائیڈ کریں گے. ڈاکٹرز مکمل چیک اپ ان کا کریں گے, ذاتی ڈاکٹر بھی ان کے ہمراہ ہوگا. دیکھیے بات بڑی واضح ہے کہ ایک سپر فٹ عمران خان جو ہے وہ اللیگلی انہوں نے اغوا کیا تھا اس حکومت نے. اب یہ چیزیں اس نہج تک کیوں پہنچی یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. دیکھیے آنکھ کا مسئلہ بنا, پھر اس کے بعد بلڈ پریشر کا, پھر انزائٹی کا. دیکھیے اگر عمران خان صاحب قید تنہائی میں نہ ہوتے
تو आंख का मसला ना बनता, अगर वो तन्हाई में ना होते तो ब्लड प्रेशर का इशू भी ना बनता, कैदी तन्हाई में ना होते तो एंजाइटी का इशू भी ना बनता। हम्म। तो इन तमाम तरह चीज़ों की ज़िम्मेदार तो हुकूमत है। हम्म। और मतलब जो बोर्ड ने रिपोर्ट पेश की है वो इन्हीं के डॉक्टर्स थे, सरकारी बोर्ड था, उसी ने ही ये रिपोर्ट पेश की है। ये तो जब तमाम तरह टेस्ट होंगे, तमाम तर उनके ज़ाती डॉक्टर उनके हमरा होगा, तमाम तरह चीज़ें फिर वाज़ेह होंगी और जब तक उनको इलाज की ज़रूरत होगी, तब तक वो हॉस्पिटल में ही रहेंगे। अच्छा शफी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब को बाहर भी मुंतकिल करना पड़े, बाहर के मुल्क भेजा जा सकता है, तो इस हवाले से क्या आप लोगों की तरफ से कोई डिमांड रखी गई थी? नहीं, हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं रखी गई। हमारे डे 1 से यही मुतालबा था कि उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, फैमिली का यही मुतालबा था। तहरीक इंसाफ उनकी फैमिली के साथ खड़ी थी और देखें, हमारी रिक्वेस्ट पे तो हुकूमत ने इनको शिफ्ट नहीं किया। अगर हमारी रिक्वेस्ट पे हुकूमत शिफ्ट करती, तो इनके पास आज हाई मॉरल ग्राउंड होता। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवील किया। सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरवील किया, तो उन्होंने ही फैसला दिया। एक आजाद जजेस ने आजाद फैसला दिया। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात है। अगर इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएंगे। तहरीक इंसाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएगी अगर आज 12 बजे तक इमरान खान साहब को शिफ्ट नहीं किया गया। हम तो उनकी शिफ्टिंग मांग रहे थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन पे हुआ है। अच्छा शफी, जो सीएम केपी हैं सोहेल अफरीदी साहब, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की अगली मंजिल बनी गाला हो सकती है, लेकिन वो मेरिट की बुनियाद पर होगी, किसी डील के नतीजे में वो नहीं जाएंगे। अदालत से अगर उनको इंसाफ मिलेगा तो वो इंसाफ की बुनियाद पर जाएंगे। लेकिन ये इतना कॉन्फिडेंस सोहेल अफरीदी साहब को कहाँ से आया है? मतलब पहले उनकी मुलाकात भी नहीं हो रही थी, लेकिन अभी मुझे वो कॉन्फिडेंट नजर आए हैं। पहली बात यह है कि हम किसी डील की तरफ नहीं देख रहे, ना किसी बैकडोर राब्ते की तरफ हम देख रहे हैं, ना ही हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश है। आपने देखा होगा कि जो जो चीजें इमरान खान साहब के साथ इस कैद में हुई, चाहे पाकिस्तान में किसी भी सियासी क़यादत के साथ ऐसा नहीं हुआ। हम्म। बात बड़ी वाज़ेह है, अगर हम किसी डील की तरफ देखते हैं तो इमरान खान साहब 1000 दिन जेल में ना गुजारते और जिस किस्म की कैद उन्होंने गुजारी है, शायद ही पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसी कैद किसी ने गुजारी हो। और राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि इमरान खान साहब को 2 दफा जो है वो डील की ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया। तो ये किसी डील का नतीजा नहीं है। इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट की जब उन्होंने इंटरवील किया, तो उन्हीं के ऑर्डर पे शिफ्ट किया जा रहा है। जब तक वो मुकम्मल सेहतयाब नहीं होते, वो शिफा हॉस्पिटल में ही रहेंगे और डॉक्टर जो उनको एडवाइस करेंगे, उस पे अमल दरामद किया जाएगा। हम्म। लेकिन आप तो ये बात कह रहे हैं कि किसी डील के नतीजे में ना, लेकिन तासुर ये सामने आया क्योंकि नासिर भट्ट साहब ने इस फैसले के फौरन बाद कहा कि कोई साजिश हो रही है नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की कि एनआरओ लेने के लिए पीटीआई जो है वो पर तोल रही है। इस तरह की गुफ्तगू सामने आई। फिर कुछ खबरें ये थी कि बैरिस्टर सैफ की जो है डियाला में मुलाकात हुई है, बैरिस्टर गौहर साहब की हुई है, और फिर आज एक सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ये कह रहे हैं कि पसे पर्दा मामलात हल हुए हैं, सेटलमेंट हुई है। इसको डील नहीं कहा जा सकता, इमरान खान साहब से सेटलमेंट हो गई है। पहली बात यह है कि जो जो इसको साजिश की करार दे रहा है, उनका अपना चेकअप होना चाहिए। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि जब ये फैसला आया, तो तारिक फजल चौधरी साहब ने फ्लोर पे कहा कि हम इसका खैर मकदम करते हैं और इस पे अमल दरामद होगा। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने भी यही अल्फाज अदा किए कि इस पे अमल दरामद होगा। फिर 5 बजे जब रिटन फैसला आता है, फिर उसके कुछ देर बाद नज़ीर आज़म तारड़ जो वज़ीर कानून है, वो एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करते हैं। तो इन 3 से 4 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि इनको नज़रसानी की अपील करनी पड़ी? फिर अगले दिन आपने देखा होगा कि 2 वफाकी वज़रा जो बदज़बानी के लिए मशहूर हैं, वो आए, उन्होंने एक दफ़ा फिर बदज़बानी की और फैसले के बारे में बात की। और आपने वो भी देखा, उन्होंने भी यही कहा कि हम नज़रसानी में जा रहे थे कि उनकी सेहत पे तो सियासत नहीं करनी चाहिए। जब नवाज शरीफ का इशू बना, तो आप सबको याद होगा कि उनको एक निजी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, फिर उसके बाद वो जाती उम्रा शिफ्ट हुए। फिर जब उनका वो प्लेटलेट्स का इशू बना, तो हमारी ही कैबिनेट ने सुप्रीम हाई कोर्ट की इंटरव्यू पे लंदन जाने दिया। 50 रुपए का स्टाम्प पेपर इन्होंने दे के वो लंदन चले गए, वहां पर उन्होंने कोई इलाज नहीं करवाया। जरदारी साहब भी जब कैद में, तो वो जियाउद्दीन हॉस्पिटल गए, वो भी कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं था। फिर आपको ये भी याद होगा कि मुशर्रफ जब बीमार हुए, वो ईसीएल में थे और ईसीएल में होने के बावजूद वो बाहर अपने इलाज के लिए गए। तो ये तमाम तर लोगों का एक ट्रैक रिकॉर्ड आप सबके सामने है। लेकिन इमरान खान साहब की बारी जब भी आती है, तो इस किस्म की बातें शुरू हो जाती है। ना कोई साजिश हो रही है, ना ही हम कोई साजिश करना चाहते हैं।
نہ हम किसी के बाजू पे इनकी तरह 17 सीट लेके किसी मनसब पे बैठना चाहते हैं। बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब के सेहत के इस वक्त इश्यूज हैं। हम्म। इस इश्यूज की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ पे मबनी फैसला दिया। इमरान खान साहब का ये हक था कि वो किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करते। वो प्राइम मिनिस्टर हैं साबिक इस मुल्क के, 90% लोगों की लीडर हैं। तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, और जो मजालिम उनके साथ हुए हैं, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ हो। लेकिन इन तमाम तर चीजों को सामने रख के सही। इस वक्त सिर्फ हम इमरान खान साहब की हेल्थ पे फोकस करना चाहते हैं। तो शफी, ये जो बैरिस्टर सैफ की मुलाकात के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी खान साहब से डेला में मुलाकात हुई और बैरिस्टर गौहर साहब की, इसकी तरदीद या तस्दीक आप करना चाहेंगे? नहीं, मुझे कोई इल्म नहीं है इन मुलाकातों की। ठीक। अच्छा शफी, एक और डिबेट भी बड़ी हो रही है कि इन केस अगर आज रात, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि डेडलाइन है 12 बजे तक नहीं होता, तो फिर आप लोग अगला जो है लाइमल अपनाएंगे, मुंतकली अगर हो जाती है तो जो वो 27 सितंबर की कॉल थी आपकी एहतजाज की, तहरीक की, वो बरकरार रहेगी? उस हवाले से कोई फैसला हुआ आपका? बिल्कुल, तारीख जो है वो इंटैक्ट है। आपको याद होगा कि सीएम आफरीदी साहब ने जब जलसा किया और वहां पे खिताब किया 5 अगस्त को, और 27 तारीख का जब अनाउंसमेंट हो रही थी, तो 2 मुतालबात रखे गए थे। उसमें एक मुतालबा यही था जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अभी अमल दरामद उस पे होना है। दूसरा मुतालबा ये था कि इमरान खान साहब के केसेस को लगाया जाए, उनको सुना जाए और मेरिट पे फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल्स तो मंगवा ली है, अब उसका क्या आउटकम निकलता है वो कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। हमारी 27 की तारीख जो है लॉन्ग मार्च की, वो इंटैक्ट है। हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। सीएम आफरीदी साहब तमाम चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। सीएम आफरीदी साहब जो हैं, हफ्ते के रोज जो है वो हंगू जा रहे हैं स्ट्रीट मूवमेंट को लीड करने। इसके बाद अगले दिन हमने बुनीर का रुख करना है। तो ये तमाम तर चीजें जो हैं अपने जो हम हमारा एक जो एक्शन प्लान था उस पे बिल्कुल सही सिमत में जा रही है, क्योंकि और 27 की तारीख जो है वो इंटैक्ट है। 27 सितंबर की कॉल को लेकर फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जो बुनियादी आप लोगों के निकात थे कि अदालत से इंसाफ मिल जाए, वो भी देखिए आपको रिलीफ मिल गया। एक बहन की मुलाकात हो गई जो 8-9 माह से नहीं हो पा रही थी मुलाकात, उनको भी उनका हाल पता चल गया है। और अगर अब जो तिब्बी सहूलियात आप लोग कह रहे थे कि डॉक्टर्स तक रसाई हो, उनको तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए, वो भी अगर मिल जाती हैं, तो फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जो बुनियादी आप लोगों के डिमांड्स थे वो तो पूरी हो गई हैं, तो फिर इस एहतजाज का, ये इस तरीक का मकसद समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैं फवाद साहब की अपनी एक राय हो सकती है। मैं उस पे कोई कमेंट तो नहीं कर सकता, ना करना चाहता हूँ। मैंने आपको अपनी पोजीशन बड़ी वाज़ेह कर दी है कि जो हमारे 2 डिमांड्स थे, उसमें से एक डिमांड सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल दरामद होना है उस पे, और दूसरी जो डिमांड है, उसका भी रिकॉर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट ने मंगवा लिया है। अब जो भी होता है, वो कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। आज तक हमारी जो डेट है, वो इंटैक्ट है, और हम उसकी तैयारी में इस वक़्त ज़ोर-ओ-शोर से कर रहे हैं। ठीक। अच्छा शफी, वज़ीर आज़म ने आप लोगों को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश की है, तो इस दावत को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब ने भी इसको खुशाइंद कहा है और मुतअद्दिद बार वो पहले भी कह चुके हैं कि जो मामलात हैं वो बैठ कर ही हल होंगे। लेकिन आपकी ही पार्टी में ये भी सोच पाई जाती है कि इस वक्त जब आप लोग तहरीक का ऐलान कर रहे हैं, इमरान खान साहब की मुंतकली की बात हो रही है, इस सारे माहौल में अगर कोई मुज़ाकरात की बात करता है तो वो ज़्यादती करेगा खान साहब के साथ। देखिए, पहली बात यह है कि इस वक्त हमारा फोकस खान साहब के हेल्थ पे है। दूसरी बात, हमारा फोकस 27 की तारीख पे है। जहां तक मुज़ाकरात की आपने बात की, तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। हम बिल्कुल यकीन रखते हैं बातचीत पे, और हमने बातचीत के लिए भी बड़ा टाइम भी दिया। आपने देखा होगा गौहर साहब 3 दफा चीजों को आगे लेके बड़े डेडलॉक का शिकार हुए। अच्छा, जहीर साहब भी कई महीनों से इस कोशिश में थे, लेकिन वो भी सूदमंद उनकी कोशिशें साबित नहीं हुई। और जब भी चीजें मोमेंटम पकड़ती है, जब भी तहरीक का ऐलान किया जाता है, तो इनको मुज़ाकरात याद आ जाते हैं। बात बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त हम 2 चीजों पे फोकस कर रहे हैं। एक फोकस हमारा इमरान खान साहब की शिफ्टिंग पे है, उनकी हेल्थ के लिहाज से बात कर रहा हूं मैं। और दूसरी चीज जो है वो 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च है, जिसको नाम हमने बिलकिस्त लॉन्ग मार्च दिया हुआ है। उसकी तैयारियां भी जोरों शोर से जारी है, और हमने उन पे फोकस करना है और फोकस कर भी रहे हैं। ठीक। अच्छा शफी, अचकजई साहब की जेयूआई से मुलाकात हुई, कोई ऑपोजिशन अलायंस का जो है वो फैसला भी सामने आया है, तो जो 27 सितंबर की कॉल है उसमें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और जेयूआई को एक साथ देख सकते हैं? देखिए, इस वक्त हम बड़े क्लोज हैं जीयूआई के साथ तमाम तर चीज़ों को फाइनल करने में। वो भी रिटर्न मांग रहे हैं, और हमारी भी ख्वाहिश है कि चीज़ें रिटर्न फॉर्म में हो। बड़ी इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपको एक अच्छी खबर मिलेगी इस हवाले से। हम भी ये चाहते हैं कि ये तहरीक इस दफ़ा हम एज़ अ अलायंस आगे बढ़े। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बाकी पार्टियों से भी मशावरत में है।
तहरीक इंसाफ भी जो हमारी मकामी यहाँ की सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, उनसे राब्ते में हैं। तो हम इस दफ़ा एज़ अ अलायंस आगे बढ़ना चाहते हैं और इसमें बड़े पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस अलायंस में बहुत सारे हमारे जो सियासी दोस्त हैं, वो हमारे साथ होंगे। क्योंकि इस सारी सूरत हाल में राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि ये जो आप अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, पॉजिटिव रवैया मुझे भी नज़र आ रहा है कि जो आप लोगों ने ये फैसला किया कि शिफा अगर मुंतकिल किया जाता है तो बाहर कोई कारकुनान भी नहीं खड़े होंगे, उस चीज़ को भी आप कंट्रोल करेंगे। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि कोई सियासी गुफ्तगू भी नहीं करेंगे। अलीमा खान साहिबा ने भी मीडिया से रिक्वेस्ट की कि आप लोग मजबूर ना करें, हमने कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। एक पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहा है। इस पर राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि अगर ये पीटीआई जो अब लाइन ले रही है, ये पहले ले लेती तो इनको तो ये रिलीफ पहले ही मिल जाना चाहिए था, अदालतों में भी जाती, इनके केसेस भी लगते और इनको इंसाफ भी मिलता। तो ये लाइन जो देखिए, आप लोग हुकूमत तो जी पहली बात कि हुकूमत हमें कोई रिलीफ देने की ख्वाहिशमंद नहीं है। अगर ये हमें किसी भी रिलीफ देने की ये ख्वाहिश रखते, तो ये इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में शिफ्ट कर देते। ये तो अभी भी रोड़े अटका रहे हैं। तो इनके बयानात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। हमने जितनी यकीन दहानी करवाई है कोर्ट्स को, हम उसका पास रखेंगे। अफरीदी साहब ने भी और राजा सलमान अकरम राजा साहब ने भी और गौहर साहब ने भी और जुनैद अकबर खान साहब ने भी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट की है कि जो यकीन दहानियां हमने सुप्रीम कोर्ट को दी है, उसका हर वर्कर, हर ओहदेदार, हर पार्लियामेंटेरियन पास रखे और पास रखा जाएगा। हम उनकी सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते और ये हमारी बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन है। हम्म और रिलीफ की जहां तक बात है, तो हुकूमत कहती थी कि मुलाकात के लिए अदालत से रुजू करें, शिफ्टिंग के लिए अदालत अदालत से रुजू करें। अब जब उस अदालत से रुजू किया गया और उस अदालत ने जब हुक्म दिया, तो उस हुक्म के नामे के बीच में जो है रोड़े अटकाए जा रहे हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा। तो इनको ये बात समझनी चाहिए कि इन पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है और हम्म तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से अपनी तैयारी पूरी की है। अगर 12 बजे तक इमरान खान साहब को शिफ्ट नहीं किया जाता, तो हम कल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में और इस जाएंगे। जी अच्छा, प्लीज प्लीज। मुझे शफी ये बता दें कि जो पीपल्स पार्टी से भी आप लोगों की मुलाकातें हुई हैं, पीएमएलएन की भी पीएमएलएन के जो वुज़रा हैं उनसे भी मुलाकातें हमने देखी हैं, तो क्या कोई मामलात कौमी हुकूमत की तरफ जा सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कौमी हुकूमत कोई सोल्यूशन है। हम ये समझते हैं कि फ्रेश इलेक्शन हो, फ्रेश इलेक्शन में जिसको मैंडेट मिले, जिसको वोट पड़े, वो आके हुकूमत बनाए। और आप देखेंगे कि कौमी हुकूमत ये भी तो एक किस्म की कौमी हुकूमत है कि तमाम लोगों को इस हुकूमत में उन्होंने शामिल किया हुआ है सिवाय तहरीक इंसाफ के। मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ इस सोच की हामी है। हम चाहते हैं कि एक नए इलेक्शन कमीशन बने, उसके अंडर एक नए फ्रेश इलेक्शन हो इस मुल्क में और वो इलेक्शन जो भी जीतता है, जिसकी भी बारी आती है, जो भी लोग जिसको चाहते हैं, जिसको वोट देना चाहते हैं, जिसकी हुकूमत या अवाम बनाना चाहती है, वो आए अपनी हुकूमत बनाए। तो कौमी हुकूमत ना इस चीज़ इसका हल है और ना ही तहरीक हम्म इंसाफ इस सोच की हामी है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। इसके साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपनी मेज़बान ईमान नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।